Good afternoon, student. Hello, student. This is Gaurav Bijwe. Today we are going to discuss one of the topic of class 11 chemistry. That is, the topic name is structure of atom. Actually, this topic is very much important as far as NEET or JEE exam is concerned, and this topic is also important because the impact of this topic you can also see in the क्लास 12 लॉट ऑफ कंसेप्ट. मतलब अगर आप क्लास 12 में अगर बहुत सारे कंसेप्ट है उनमें भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो लेसन है उसका बहुत सारी जगह पे आपको काम आएगा उनके कंसेप्ट का. इसीलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है एक बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखिए कोई भी टॉपिक अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो जो टॉपिक का नेम दिया है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक है, एटम एक टॉपिक का नेम दिया है, तो उस लेसन के बारे में एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन होना जरूरी रहता है. कोई भी लेसन का इंट्रोडक्शन अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया तो लेसन में हमें क्या एक्चुअली क्या पढ़ना है, उसके बाद उसमें क्या क्या कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट को हमें कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ये सभी चीजें हमको पता चलेगी. जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मेन फोकस जो रहेगा हमारा ये रहेगा वर्ड एटम पे. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें आज पढ़ना है. लेकिन सबसे पहले एटम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. अगर हम देखते हैं, अगर क्लास 11 में अगर जब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या उसे हम बोलते हैं मोल कंसेप्ट, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहला जो कंसेप्ट पढ़ा था वो मैटर. ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी चीज, जैसे एक पेन है मैंने मेरे हाथ में पकड़ा है, या ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या हो गया मैटर. मतलब एक ऐसी कोई चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसको कुछ मास होता है. जैसे एक पेन है, इस पेन का कुछ मास है और इस पेन को अगर मैं मेरे हाथ पे रखता हूं तो ये क्या करता है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो ऐसे सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, मैटर. ओके, तो सबसे शुरुआत अगर देखें हम केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले जो कॉन्फ़िगर किया गया था कि मैटर की डेफिनेशन बताई थी. उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक डाल्टन नाम के साइंटिस्ट है, जॉन डाल्टन, तो उन्होंने एक जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी. ठीक है, जॉन डाल्टन, तो इन्होंने क्या दी थी, एक एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से हमें इसे हम पढ़ते हैं. 1808, ठीक है, 1808 में एक थ्योरी दी थी डाल्टन ने जिसे हम बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने क्या बोला था कि जो मैटर है वो एक छोटी चीज से बना है, जिस चीज को उन्होंने क्या बोला, एटम बोला. मतलब जैसे एक पेन है, एक पेन मैटर है, मतलब मैटर कोई भी बड़ी चीज है तो वो कुछ ना कुछ छोटी चीज से बनी होगी. तो वही जो छोटी चीज है, मतलब सबसे छोटा जो पार्ट है मैटर का, उसको क्या बोला था उन्होंने, एटम. ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, या उन्होंने क्या बोला था कि एक बेसिक यूनिट है. मतलब ये अगर पूरी एक चीज अगर मैटर है, एक सर्कल मैंने यहां पे ड्रॉ किया, ये चीज अगर मैटर है तो ये जो चीज है, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है या छोटे छोटे सब यूनिट्स है, इनसे मिलकर बनी है. तो इन सब यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, एटम. ओके, तो ऐसा बोला था जॉन डाल्टन ने उनके एटॉमिक थ्योरी में कि सबसे जो छोटी चीज है, मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, उसे बोला था एटम. और उन्होंने उस वक्त क्या बोला था कि एटम एक ऐसी चीज है जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब विच कैनॉट बी डिविजिबल, मतलब वो डिविजिबल नहीं होता, सबसे छोटी चीज है. लेकिन इसके बाद में अगर हम अगली कुछ थ्योरीज देखते हैं तो उनमें हमें क्या दिखता है, जैसे आपको अगर पता होगा कि अभी मॉडर्नली हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं समथिंग अराउंड 200 और 300 इयर्स एगो. तो उस वक्त जब एक एक चीजों का पता चल रहा था, ठीक है, एक्चुअली तो उस चीजें वहां पे एक एक चीज को फाइंड आउट करना जो था वो डिफिकल्ट था. उसके बाद हमने देखा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमसन. जे थॉमसन. ठीक है, अभी जे थॉमसन अगर देखेंगे तो उन्होंने क्या की थी,
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अभी अगर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखेंगे, ठीक है, मतलब इस टॉपिक में एक्चुअली जो है हमारा जो मेन फोकस है एटम के अंदर जो जो सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं, जैसे हमने क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो की थी वो जे थॉमसन ने की थी। उन्होंने अलग अलग मॉडल बनाए थे, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल बनाया था, उसके बाद में उन्होंने वाटरमेलन को एटम के साथ कंपेयर किया था। मतलब उन्होंने बोला था कि हमारा एटम अगर एक वाटरमेलन है तो उसके अंदर का जो रेड पार्ट है, यानी इडिबल पार्ट जो हम खाते हैं, उसको क्या बोला था उन्होंने, न्यूक्लियस पार्ट। और जो सीड रहती है ब्लैक कलर की, उसको क्या बोला था उन्होंने, इलेक्ट्रॉन बोला था। उसके बाद एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि कोई भी जो एटम्स है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर थ्योरी देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक मॉडल था जिसे हम बोलते हैं रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अगर हम रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है, एक्चुअली रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है हमें क्लास 9 या 10 में पढ़ने को मिलता है। तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या किया था रुदरफोर्ड में एक्चुअली, तो उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब एक गोल्ड का पतला सा फॉइल लिया था, एक पतरा लिया था, उसके अंदर से उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल पास किए। सपोज कि अगर एक गोल्ड फॉइल है, थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल है, इससे क्या किया था उन्होंने, एक सोर्स लिया था जिस सोर्स से क्या हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल जो है वो निकल रहे थे, ठीक है। तो अगर एक गोल्ड फॉइल के अंदर अगर एटम है, मतलब एटम से अगर एक गोल्ड फॉइल बनी है, तो यहां से उन्हें क्या मिला था कि मैक्सिमम जो पार्टिकल है वो क्या हो रहे थे, इस फॉइल से पास हो रहे थे। लेकिन बहुत कम पार्टिकल, मतलब 1 ऑफ 10,000 में से एक हाथ जो पार्टिकल है, ऐसे बीच में से क्या हो रहा था, बाउंस बैक हो रहा था। मतलब उससे उन्हें क्या पता चला कि एटम एक ऐसी चीज है, अगर एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली हम देखें स्फेरिकल, तो एक ऐसी चीज है कि जो चारों तरफ से क्या है, पूरी खाली है, ठीक है, लेकिन बीच में ऐसा कोई पार्ट है, मतलब बीच में एक मैसिव पार्ट है, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी एटम के अंदर एक मासिव पार्ट है, मतलब जिसको कुछ मास है, ऐसा पार्ट बोला था। और क्योंकि वो सेंटर में था, इसीलिए उसी को क्या नाम दिया उन्होंने, न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे अभी हम मॉडर्नली किसी भी एटम का अगर स्ट्रक्चर निकालते हैं तो उसके सेंटर में हम क्या निकालते हैं, न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं। उसके बाद उसका प्रेजेंस उन्होंने बताया न्यूक्लियस। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं, क्योंकि निगेटिवली चार्ज रेस का जो प्रेजेंस है वो तो जे थॉमसन ने बता दिया था। तो फिर रुदरफोर्ड ने क्या बोला कि न्यूक्लियस का जो मास है वो किसके अंदर कॉन्सेंट्रेट है, उसके न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एटम का, और बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एटम के आजू बाजू में घूम रहे हैं। अगर हम मॉडर्न स्ट्रक्चर देखें, अगर मॉडर्न स्ट्रक्चर हम एटम का, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या देखता है कि किसी भी एटम की जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस, ओके। तो न्यूक्लियस में क्या क्या दिखता है हमें, प्रोटॉन जो कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या दिखता है हमें, न्यूट्रॉन जो कैरी करता है जीरो चार्ज या न्यूट्रल चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मतलब जो कुछ भी ऑर्बिटल्स है या कुछ ऑर्बिट्स है, इस ऑर्बिट्स के अंदर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अगर कंपेयर करें तो जो इलेक्ट्रॉन की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू, अगर हम पूरे एटम की बात करें तो पूरे एटम का जो मास है वो मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड है, ठीक है, जिसे हम एटॉमिक मास नंबर के फॉर्म में भी सुनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन एलिमेंट लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं और मास नंबर ऊपर लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो है एक्चुअली 6, ये हमें क्या बताता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब अगर कार्बन इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है
तो उस एलिमेंट के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या रहता है, सेम। और अगर हम वही एटॉमिक मास नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक मास नंबर, तो एटॉमिक मास नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या करते हैं हम, एडिशन करते हैं। इसका मतलब कार्बन का जो ये एटॉमिक मास नंबर 12 बना है वो किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगर इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, ये तो हमें एटॉमिक नंबर से ही पता चल गया कि कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6। तो बचे हुए जो 6 है यहाँ पे 12 में, वो क्या है, उसके न्यूट्रॉन्स है। तो अगर हम देखेंगे कि जो किसी भी एटम का अगर न्यूक्लियस देखेंगे तो वो बहुत छोटा होता है। मतलब अगर हम देखते हैं ये अगर हमारा एटम है, तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इस एटम की जो रेडियस रहती है वो कितनी रहती है, 5 किलोमीटर। मतलब एक इसको अगर हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक आपके पास अगर एक छोटा सा क्रिकेट का बॉल है, क्रिकेट का बॉल है, वो अगर आपने आपका जो क्रिकेट का स्टेडियम रहता है उस स्टेडियम के सेंटर में अगर आपने बॉल रख दिया, और अगर कुछ पूरा स्टेडियम अगर आप देखेंगे, मतलब जो सर्कुलर पार्ट है वो अगर आपका एटम है, तो जो वो छोटा सा जो क्रिकेट बॉल है वो क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया। मतलब न्यूक्लियस जो रहता है वो बहुत छोटा रहता है, मतलब ये जो पूरा हमारा एटम रहता है वो खाली रहता है बेसिकली। तो एक्चुअली ये तो लॉ जो हमने अभी तक डिस्कस किए, जैसे हमने देखा कि थॉमसन का मॉडल था जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, मतलब रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में उन्होंने न्यूक्लियस का प्रेजेंस तो बता दिया था, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर घूमते हैं ये बता दिया था। लेकिन रुदरफोर्ड मॉडल के कुछ लिमिटेशंस भी थे, मतलब रुदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हो गया उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। अगर हम रीजन ढूंढने की कोशिश करें तो सबसे पहला रीजन हमें क्या दिखता है कि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है, उन्होंने जो स्टेबिलिटी है एटम की, स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन नॉट डिफाइन, मतलब उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी नहीं बताई। अभी आप बोलेंगे स्टेबिलिटी कैसे नहीं बताई, देखो जैसे अभी हमने देखा कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं जो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो कैरी करते हैं निगेटिव चार्ज। तो अगर हमें पता है कि जो दो अपोजिट चार्जेस है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर उसके अंदर अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर है, तो क्या बोला इन्होंने कि ये प्रोटॉन है, ठीक है, सेंटर में प्रोटॉन है और इसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मतलब तब उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता था, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाने चाहिए थे, इस न्यूक्लियस के ऊपर आके गिर जाने चाहिए थे, लेकिन ये वो बता नहीं पाए। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो बता नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, जैसे पहला एलिमेंट अगर हाइड्रोजन हीलियम की केस ले ले हम, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो कम इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है कि एटम के अंदर कहीं पे होगी, हम वो बता सकते हैं। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, मतलब किसी एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहां पे रहेंगे, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा वो बता नहीं पाए। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो बता नहीं पाए। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए। उसके बाद जो मैक्सवेल की थ्योरी थी, मतलब मैक्सवेल ने क्या बोला था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है, मतलब या कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेट होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी एक चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि वो क्या कैरी कर रहा है, निगेटिव चार्ज। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल रोटेट होता है तो क्या बनाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है। ऐसा छोटे छोटे सर्कल बनाते हुए उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो अगर घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है, और एनर्जी इमिट करने की वजह से उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, और धीरे धीरे वो कहां पे आना चाहिए था, न्यूक्लियस पे आके गिरना चाहिए था, क्योंकि न्यूक्लियस कहां पे है, सेंटर पे है। लेकिन अगर हम देखें तो इस कुछ चीजों के बारे में रुदरफोर्ड ने कुछ बोला ही नहीं था। इसी की वजह से रुदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल हो गया था। इसी की वजह से इस लेसन का अगर हम पूरा फोकस देखते हैं तो हमें बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, मतलब इस लेसन का पूरा फोकस जो है हमारा वो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है। उसके बाद जो हमें देखना है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंसेप्ट क्या है, उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कंसेप्ट क्या है, अभी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की जरूरत क्यों गिरी, ठीक है, कि मतलब एटम की स्टेबिलिटी कहाँ है या इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे, मतलब अगर पूरे लेसन का फोकस देखें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहले तो हमने देखा कि एटम की जब जब डिस्कवरी हुई थी तो एटम के अंदर सबसे पहले बोला था कि एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्ट है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फर्दर जब डिस्कवरी हुई तो हमें क्या पता चला कि एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अभी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, वो तो न्यूक्लियस में ही रहता है, अभी हमने देख लिया कि प्रोटॉन कहाँ पे रहता है, सेंटर में रहता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस अगर है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखता है हमें, प्रोटॉन, और उसके साथ न्यूट्रॉन भी होता है, तो इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं होती, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एक जगह पे है, लेकिन ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, और निगेटिव चार्ज जो है, दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेटिव हो रहे हैं, अभी ये रोटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो पूरा जो फोकस है हमारा इस लेसन में कि इलेक्ट्रॉन जब रोटेट होते हैं तो उनमें से किस टाइप के रेडिएशन निकलते हैं, कि जैसे मैक्सवेल के थ्योरी में बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होता है, मतलब वो रोटेट होता है या उसकी स्पीड चेंज होती है टाइम के साथ, तो उसमें क्या होती है, कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है, तो वही जो कंसेप्ट है, मतलब सबसे पहले तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है वो हमें ढूंढना है इस लेसन में, वो हमें बताएगा मोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, उसके बाद में हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कंसेप्ट पढ़ना है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ने का जो एक्चुअली आपका जो इंटरेस्ट है वो इसी लेसन से डेवलप होता है। जैसे हम नीट और जेईई की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट लेसन हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम देखते हैं कि कुछ मोल के कंसेप्ट क्या है या केमिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी आइडियल या जनरल लॉ थे बहुत सारे साइंटिस्ट ने बनाए हुए, लेकिन एक्चुअल टॉपिक की जो शुरुआत होती है वो हमारे एटम से होती है, तो पूरा जो फोकस है एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अंदर क्या एनर्जी है, उसके ऊपर ही बहुत सारी चीजें, मतलब इस लेसन से जो कंसेप्ट है आपके वो माइंड में से थोड़े थोड़े आपके ज्यादा डेवलप होना शुरू होंगे, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में आप सोचना शुरू करोगे, ये ऐसा अगर हुआ है तो वो कैसे हुआ है, मतलब इसके आगे के लेसन जब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल है या फिर केमिकल बॉन्डिंग है, तो उसके लिए या 12 के चैप्टर के लिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि स्टैंडर्ड 12 के लिए भी बहुत सारे कंसेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमें देखने को मिलते हैं, तो वही अगर हम कंसेप्ट देखने की कोशिश करें इस लेसन में तो हमें दिखता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या करता है, इमिशन को रोटेट करता है, ठीक है, तो वही जो पार्ट है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। अभी आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, तो जैसे हमने देखा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है एक्सीलरेट होता है तो उससे इमिशन निकलता है, मतलब एक एनर्जी बाहर निकलती है, जैसे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जांपल देखें तो लाइट, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं रहती प्रोपोगेट होने के लिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, मतलब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है एज अ पार्टिकल। अभी ये वेव के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजें सुनी है, ठीक है, कि वेव के फॉर्म में जैसे कोई भी लाइट निकल रहा है, तो जैसे अगर वेव की डायग्राम अगर हम देखें, जो हमें फिजिक्स में भी किसी लेसन में देखने को मिलती है, तो ये जो अल्टरनेट जो पोजीशन आपको दिखती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, मतलब लाइट जो है, लाइट ऐसे वेव के फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है, लेकिन आप बोलेंगे कि फिर हमें वेव दिखते क्यों नहीं है सर, तो वेव क्यों नहीं दिखते, क्योंकि जो लाइट पार्टिकल्स है वो बहुत माइन्यूट होते हैं, और क्योंकि इतने ज्यादा माइन्यूट होते हैं तो उन्हें हम देख नहीं पाते, इसलिए वो अगर वेव के फॉर्म में भी जा रहे हैं तो हमारे लिए वो विजिबल नहीं है। अगर हम देखें तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वेव का, इसे हम बोलते हैं क्रिस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट रहता है इसे बोलते हैं हम ट्रफ। तो क्रिस्ट मतलब ये जो मीन पोजीशन है आपकी, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है एक वेव का, उसे हम बोलते हैं उसकी एम्पलीट्यूड। उसके बाद में एक क्रिस्ट या एक ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो है, उसको हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा मतलब क्या होती है, वेवलेंथ होती है, मतलब एक वेव जो है वो कंप्लीट होने के लिए
जितना डिस्टेंस कवर करता है वो वेव, उसे हम बोलते हैं उसकी वेवलेंथ, मतलब वेव कितनी, एक कंप्लीट वेव जो है वो कितना लंबा है। और एक टर्म इसमें आती है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब क्या है कि देखो एक रोटेशन जो है वेव को कंप्लीट करना है, यहां से एक वेव निकला और यहां तक कंप्लीट हुआ, उसके बाद भी अगर आप आगे की वेव देखेंगे तो ऐसे ही आपको अल्टरनेट वेव बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो सभी वेव जो है वो आपको सेम ही दिखेंगे, लेकिन यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखते हैं, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक, तो एक वेव जो है वो कंप्लीट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव तो इमिट करता है, मतलब लाइट जो सोर्स है हमारा, दो टाइप के रेडिएशन उससे निकलते हैं, एक रहती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक रहती है मैग्नेटिक फील्ड। तो और रेडिएशन किसे बोलते हैं, मतलब कोई भी एनर्जी जब इमिट होती है, बाहर निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। जैसे सन से आने वाली जो एनर्जी है वो क्या होगी, सन से निकलने वाले रेडिएशंस। और वो जो रेडिएशन है वो दो टाइप के रहते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंपोनेंट रहते हैं उनमें और एक रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो वेव नेचर तो हमें पता है, लेकिन पार्टिकल नेचर भी है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है हमें पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, मतलब पार्टिकल के फॉर्म में भी वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। अभी अगर आप वेव देखेंगे, वेव क्या रहता है, एक डिस्टर्बेंस है, मतलब अगर हम कोई भी सॉलिड सरफेस ले लें, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, तो इससे अगर कोई वेव पास हो रहा ना, तो वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जो प्रोपोगेट होता है स्पेस और टाइम से विथ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सिर्फ वो क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली जो पार्टिकल्स है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, और इसी के फॉर्म में ये वेव क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है। एनर्जी के फॉर्म में वेव क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है। तो वही जो वेव नेचर है वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर हम बात देखें तो बहुत सारे वेव नेचर के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन पार्टिकल नेचर के बारे में भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताते हैं। तो पार्टिकल नेचर की जरूरत क्यों पड़ी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ पार्टिकल बिहेव करता है, तो उसके लिए भी बहुत सारी थ्योरी थी। जैसे हम देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक कंसेप्ट रहता है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखते हैं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब क्या है, मतलब कोई भी सॉलिड की चीज है, देखो कोई सॉलिड की चीज को अगर आप हीट करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करें, लोहे की बात करें, तो उसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद उसका कलर चेंज होता है। पहले आपको क्या दिखेगा, एक फेंट रेड कलर दिखेगा, उसके बाद में क्या दिखेगा, डार्क रेड कलर दिखेगा, उसके बाद अगर और हीट कर दे आप तो उसके बाद व्हाइट कलर, उसके बाद ब्लू कलर, ऐसे अलग अलग कलर दिखेंगे। ये अलग कलर हमें क्यों दिखती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है सब कलर की वो अलग अलग होती है। जैसे क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, एक स्पेक्ट्रम आप देखते हैं, तो प्रिज्म से जब आप व्हाइट लाइट पास करते हैं, व्हाइट लाइट, तो वो व्हाइट लाइट जो है वो अलग अलग 7 कलर में क्या होता है, डिवाइड होता है। और वो कौन कौन से कलर रहते हैं, जैसे वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो इन सभी कलर की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो अलग अलग रहती है। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट आ गया तो हमें रेड दिखेगा, या इतनी फ्रीक्वेंसी अगर उसकी है तो हमें ऑरेंज दिखेगा। तो इसी की वजह से हमें अलग अलग कलर दिखते हैं। तो वैसे ही रेडिएशन जो है, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कोई भी सॉलिड चीज या कोई भी मेटल जैसी चीज अगर देखे तो उनको जब हम हीट करेंगे तो उनमें से क्या निकलेगा, एक रेडिएशन निकलेगा, और वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनमें हमें अलग अलग कलर दिखेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब क्या है, मतलब अगर कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट में हमें क्या दिखता है कि जब भी हम किसी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो कुछ हीट या कुछ एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी हीट क्या करेगा, इमिट करेगा, और कुछ एनर्जी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देगा। अब आप बोलेंगे कि हमें समझ नहीं आया सर, आपने क्या बोला एक्चुअली। तो देखो, मतलब एक सपोज कोई मेटल सरफेस है, सपोज पोटेशियम है या रुबिडियम है, उसके ऊपर उसको अगर हमने हीट दी तो कुछ एनर्जी क्या करेगा, वो एब्सॉर्ब करेगा, कुछ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और कुछ एब्सॉर्ब की हुई एनर्जी क्या करेगा, वो इमिट करेगा। अब आप बोलेंगे कि रिफ्लेक्ट और इमिट में क्या फर्क है सर, रिफ्लेक्ट में भी वो बाहर ही छोड़ रहा है और इमिट में भी हीट क्या हो रही है, बाहर जा रही है।
लेकिन देखो रिफ्लेक्ट हम किसे बोलते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हीट या लाइट रेज गिरते हैं, ठीक है, और वो अगर वैसे के वैसे अगर वापस चले जाते हैं, मतलब किसी भी सब्सटेंस के एब्जॉर्ब किए बिना अगर वैसे की वैसे उस सरफेस से वापस जाते हैं, जैसे एक सरफेस है इस पे लाइट रेज गए और वैसे अगर वापस गए हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्ट होना। और अगर कोई सब्सटेंस उसे एब्जॉर्ब करके अगर बाद में इमिट करता है तो उसको हम बोलते हैं इमिशन। जैसे इसका अगर हम जनरल डे टू डे लाइफ का अगर एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सपोज वेपर्स है आपके पास, वेपर्स आपने क्या किए कि डायरेक्टली आपने वेपर्स आपको बेचना है, तो जैसे वेपर्स के जो छोटा पैकेट रहता है उसकी कीमत रहती है 5 रुपए, तो आपने क्या किया कि एक मैन्युफैक्चर है उनके पास से 450 मतलब 4 रुपए 50 पैसे से वेपर्स के पैकेट खरीद के लाए और डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आपके कस्टमर को बेच रहे हैं 5 रुपए में, मतलब उसमें आपको 50 पैसे पर पैकेट क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है। लेकिन उसे क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन में आपने कुछ प्रोसेस की क्या, नहीं, जैसे पैकेट्स आए आपके पास, जैसे हीट आई वैसे क्या कर दिया आपने, बेच दिए कस्टमर को, उसके अंदर ना पैकेट पे नाम चेंज किया ना कुछ प्रोसेस की। लेकिन वही अगर पोटैटो खरीदे, पोटैटो के बाद उनको वॉश किया, उनको फिर काट के उनके चिप्स बनाए, उसको अगर आपने फ्राई करा मसाला वगैरह डाल के, उसको अगर आप बेच रहे होंगे तो वो क्या हो गया, आपका इमिशन हो गया। मतलब उस पे आपने क्या की, कुछ प्रोसेस की, तो जो प्रोसेस करने के बाद जो उसमें बाहर निकला, ठीक है, जो प्रोडक्ट निकला, तो उसको आपने क्या बोला, इमिशन बोला। तो वैसे ही इमिशन होता है। तो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट में हमें ये चीज दिखती है, ये हो गया ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की केस, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। और अगर हम ब्लैक बॉडी का अगर एग्जांपल देखते हैं तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी आइडियल बॉडी है जिसपे जितनी भी हम हीट डालते हैं वो सभी की सभी हीट क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर देती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करती है, इमिट करती है। मतलब उसमें रिफ्लेक्शन आपको दिखता ही नहीं है, जीरो रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जितनी भी हीट आएंगी इस ब्लैक बॉडी पे वो क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। रिफ्लेक्शन होगा लेकिन अंदर होगा, हीट बाहर नहीं जाने देंगी, और फिर धीरे धीरे क्या करेंगी, इमिशन करेंगे। देखो अभी इसका एग्जांपल अगर हम समझते हैं, मतलब पूरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर पूरा हम समझने की कोशिश करें तो हमें क्या दिखता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। तो सपोज जो हम ऑर्डिनरी लोग होते हैं, एक आपके डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूं, मतलब जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको अगर आपके मम्मी ने आपको पैसे दे दिए, ठीक है, तो आपको बोला कि ये आप 100 रुपए लीजिए और जब आपको कुछ काम गिरेगा तभी आप उसको खर्च करिए, अदरवाइज आपको सेव करके रखना है। तो हम ऑर्डिनरी लोग क्या करेंगे, चलो मम्मी ने 100 रुपए दिए तो हम बाहर जाके थोड़े चॉकलेट्स वगैरह खा लेते हैं, थोड़े से 10-20 रुपए खर्च किए तो क्या पता चलेगा मम्मी को, खर्च कर लेते हैं, बाकी के पैसे सेव रखते हैं। वैसे यहाँ पे हुआ, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ने क्या किया, कुछ एब्जॉर्ब कर ली, मतलब कुछ पैसे जमा कर लिए, ठीक है, और कुछ क्या कर लिए, डायरेक्टली आने बराबर ही खर्च कर दिए, 20-30 रुपए चॉकलेट्स में खर्च कर दिए, या कुछ बाहर जाके खा लिया उन्होंने, और उसके बाद में फिर बचे हुए वो थोड़े थोड़े इमिट कर रहे हैं, मतलब उनके खर्चे के लिए। लेकिन ब्लैक बॉडी क्या है, एक आइडियल बॉडी है। जैसे एक आधा हमारे में भी एक दोस्त रहता है, एक आइडियल बच्चा रहता है, मतलब जो उसके मम्मी पापा ने या टीचर्स ने बताया वो सभी की सभी बातें वो सुनता है। तो अगर उसके मम्मी ने बोला कि आपको सेव करके रखना है तो क्या करेगा, पूरे पैसे सेव करके रहेगा, मतलब पूरी हीट क्या कर ली, पहले बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। अब जब उसको कुछ काम रहेगा, जैसे उसको अगर पेन खरीदना है उसके स्टडी के लिए, कोई बुक खरीदना है, तो उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या करेगा, इमिट करेगा। तो लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें, वही होती है हमारी ब्लैक बॉडी, लेकिन हम एक्चुअल में देखें तो ना तो ऐसा कुछ लड़का होता है जो पूरा ईमानदार है या पूरा आइडियल है, मतलब कुछ ना कुछ खर्च करने की उसको इच्छा होती है। और वैसे ही प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ब्लैक बॉडी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऐसी कोई बॉडी नहीं रहती कि जो पूरी की पूरी हीट क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, या एब्जॉर्ब करने के बाद ही इमिट करे, कुछ ना कुछ उसमें रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हमारे नेचुरली अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा अर्थ सरफेस है, हमारे अर्थ सरफेस में जितनी भी हीट आती है सनरेज से, तो उसमें से बहुत सारी जो हीट है, मतलब 35% अगर हीट अगर हम देखें तो वो रिफ्लेक्टिव होती है, और बाद में बची हुई जो 65% वो एब्जॉर्ब करती है, उसमें से भी वो क्या करती है, इमिशन करती है। जैसे रात के वक्त, मतलब दिन भर जो है अगर हम देखते हैं समर डेज में दिन भर हीट एब्जॉर्ब करती रहती है हमारी अर्थ, और जैसे ही शाम का टाइम, जैसे सूरज ढल जाता है
तो उस वक्त क्या होता है, हमारे अर्थ से जो हीट है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, मतलब उससे इमिशन निकल रहा है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो लेसन है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इस लेसन में हमने क्या किया कि एक बेसिक आइडिया हमने देखी कि हमें क्या एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसन में पढ़ना है। इसके आगे वाले वीडियोस में हम बहुत सारी चीजें जो है इसके ऊपर से लर्न करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए यहाँ तक हम रुकते हैं। ओके, थैंक यू।